तरह के रिटर्न मिल रहे हैं। आप विक्रम सर, आपसे मेरा सवाल होगा कि हिस्ट्री जिस तरह से रही है गोल्ड की, अब ओवर द पीरियड कैसे लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट विकल्प के तौर पे कैसे इवॉल्व हो रहा है और आगे कैसे चलने वाला है गोल्ड? बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को शो में इनवाइट करने के लिए विश्व मोहन जी। देखिए, बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं लेते हैं, पिछले 2 साल की हिस्ट्री लेते हैं। चाइना में जो हो रहा है, चाइनीज निवेशक जो हैं वो भर भर के गोल्ड ले रहे हैं। इस साल और जो चाइनीज़ कंजम्पशन है गोल्ड का वो 6% ऊपर है, डिस्पाइट प्राइस राइस जो है। आप देखिए अक्टूबर से लेके अभी तक कुछ 30-35% प्राइस इंक्रीज़ हो गया है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जैसे मार्केट साइकिल्स में मूव करती है, चाहे वो इकोनॉमिक साइकिल हो या मार्केट साइकिल हो या प्राइस साइकिल हो, तो कहीं ना कहीं निवेशक में यूफोरिया हो जाता है एक रिस्क एसेट्स को लेके, एक एसेट क्लास को लेके। लेकिन जैसे कहते हैं अंग्रेजी में कि जब इन द म्यूजिक स्टॉप्स प्लेइंग, तो फिर आपको जो विकल्प नज़र आता है या तो फिर आप कैश में रहिए या फिर आप गोल्ड में रहिए। लेकिन इससे एक चाइना से हमको एक सीख लेनी पड़ेगी कि अगर आप बहुत देर तक वेट करते हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए या हेज करने के लिए, तो हो सकता है तब तक सोना चल चुका हो। जैसे आज की तारीख में अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड डालना है तो वो सस्ता नहीं है अभी। तो ये एक प्रोसेस होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड चाइनीज बाइंग ने ये रीवैलिडेट कर दिया है। उन्होंने बिटकॉइन नहीं खरीदा, उन्होंने कुछ और सिक्योरिटी नहीं खरीदी। अपना जो उनका रियल एस्टेट का मार्केट है, जो उनकी इकोनॉमी है, जो इनकी इक्विटी मार्केट्स में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको हेज करने के लिए उन्होंने सोना खरीदा। तो एक रीवैलिडेट कर दिया कि जैसे कहते हैं कि सोना गोल्ड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कह लीजिए या निवेश कह लीजिए, वो अभी अलाइव एंड किकिंग है। तो मेरे हिसाब से एक फ्यूचर बहुत, जो एक डाउट था बिटकॉइन के आने के बाद, वो हट चुका है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, बिटकॉइन जितना मेन स्ट्रीम होगा, बिटकॉइन की जो अट्रैक्शन थी कि वो गोल्ड से कम मेन स्ट्रीम था, लेकिन जब आपने बिटकॉइन का ईटीएफ निकाल दिया, वो मेन स्ट्रीम हो गया, तो उसकी जो कल्ट फॉलोइंग थी, जो उसकी नॉवेल्टी थी, जो एक्स फैक्टर था, वो डाइल्यूट हो चुका है। जो आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन ईटीएफ आने के बाद भी सोना ही जीत रहा है इंस्टेड ऑफ बिटकॉइन, जबकि उसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं। ओके। तो मेरे को फ्यूचर गोल्ड का और भी ब्राइट लग रहा है। ओके, आपको लग रहा है कि यहाँ से और भी ब्राइट ही रहने वाला है और जिस तरह से ट्रेंड रहा है वो ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू होगा गोल्ड का। चलिए, हमारे साथ जयप्रकाश गुप्ता भी है। जय, आपसे मेरा सवाल होगा, जो फंडामेंटल्स जिस तरह से गोल्ड को सपोर्ट करते रहे हैं वो अब बिल्कुल बदलते दिख रहे हैं। जो जो फैक्टर्स पहले गोल्ड को सपोर्ट करते थे वो उनके विपरीत होने के बाद भी गोल्ड चला है। इस बार जो अप्रैल की जो रैली आई थी, मार्च अप्रैल की, उसमें डॉलर भी तेज हो रहा था तो भी गोल्ड चल रहा था। इंटरेस्ट रेट को लेकर बयान जो आ रहे थे सेंट्रल बैंक्स के, यूएस फेड के, वो भी सख्त थे, उसके बाद भी गोल्ड चल रहा था। क्या लग रहा है, अब चीजें बदल रही हैं? क्या हो रहा है? क्या कुछ नए फंडामेंटल्स अब गोल्ड को ड्राइव कर रहे हैं? आप इस पर कुछ बताएंगे जय? जी विश्व मोहन जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में मुझे बुलाने के लिए। और आप ईटी नाउ स्वदेश एक बहुत ही बेहतरीन मुहिम चला रहा है कमोडिटी अवेयरनेस के लिए, और आज इस शुभ मौके पे गोल्ड के ऊपर जो आप लोगों का ये कवरेज है, ये मुझे उम्मीद है कि ये जो इन्वेस्टिंग क्लास है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। देखिए विश्वनाथ जी, लास्ट 3-4 सालों में जिस हिसाब से फंडामेंटल्स और चीजें बदली हैं, मैं जस्ट हाईलाइट करना चाहूंगा कि कुछ सालों पहले एटलीस्ट इन इंडियन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज शेयर्स के अलावा जो दो ही विकल्प बचते थे इन्वेस्टिंग के लिए, वो होता था लैंड और गोल्ड। धीरे धीरे फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट की तरफ गवर्नमेंट का रुझान बढ़ा। हम गोल्ड को एक ज्वेलरी या फिजिकल डिमांड से अब उसे हम फाइनेंशियल एसेट की तरह ट्रीट करने लगे हैं। और ये फैक्टर इंडिया में ही नहीं ग्लोबली भी है। और जिस हिसाब से अब डी डॉलराइजेशन की बातें हो रही हैं, लोग चाहते हैं कि वो करेंसी को हेज करें, उसके कारण भी यहाँ पे गोल्ड में एक डिमांड बढ़ता हुआ दिखा है। तो मुझे लगता है फंडामेंटल्स तो बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं, क्योंकि आज भी गोल्ड एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है। लोग यहाँ पे पोर्टफोलियो में अब गोल्ड रखने पे ज्यादा कीन इसलिए हैं क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे डेफिसिट है यूएस में, या वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो जा रहे हैं, लाइफ टाइम हाई पे मार्केट चल रहा है, तो कोई भी एक प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, चाहे वो किसी देश का सेंट्रल बैंक हो या कोई हेज फंड हो या कोई अच्छा इन्वेस्टर हो, वो हमेशा चाहता है अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना। और आज से नहीं, सदियों से हम लोगों ने देखा है कि गोल्ड हमेशा एक बेटर डाइवर्सिफिकेशन रहा है जो स्टेबल रहा है। तो आई थिंक ये कभी भी गोल्ड का ग्लिटर है वो खत्म नहीं होगा। हो सकता है आपके पोर्टफोलियो लोकेशन में कभी वो कम हो कभी ज्यादा हो,
लेकिन आज हम जिस परिस्थिति पे बैठे हैं ग्लोबली, अगर देखें इंडिया को अगर आप आउटलायर माने, तो ग्लोबली जो बाकी वेस्टर्न यूरोप है, यूएस में है, वो जिस हिसाब के वहाँ पे हालात हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन जिस हिसाब से है, ये बहुत सेंस बनता है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको गोल्ड में थ्रू फाइनेंशियल एसेट के तौर पे जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, सोने में ये चमक रहेगी, वो बरकरार रहेगी। दरअसल सोना सिर्फ एक मेटल नहीं है, धातु नहीं है, सोना एक इमोशन भी है। और हमारी भारतीय संस्कृति में सोने के प्रति जो मोह है वो सबको जग जाहिर है, और शायद इसी के चलते यहाँ पर सोने का जो भंडार है। किशोर जी, एक अनुमान था लास्ट टू लास्ट ईयर शायद आया था कि 21,000 टन सोना हमारे हाउस होल्ड में पड़ा हुआ है। आपसे दो सवाल होंगे छोटे छोटे। ये बताइए कि ये जो सोना पड़ा है घरों में, क्या ये भी सिस्टम में धीरे धीरे आ रहा है, कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है? और दूसरी चीज, हम इन्वेस्टमेंट के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आकर्षित भी करते हैं, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है एज ए मीडिया हाउस कि हम लोगों को जागरूक करें कि उसका रिस्क भी क्या है। कुछ रिस्क भी है क्या? सी फर्स्ट थिंग इज ये जो 21,000 टन 22,000 टन का जो नंबर है, इट्स एन एस्टिमेटेड नंबर, एक्चुअली नोबडी नोस जी, राइट। आरबीआई ने एक एस्टिमेट क्रिएट करने की कोशिश किया है और लगभग वो नंबर बैठ रहे थे। एंड इस गोल्ड किस प्राइस पे एक्यूमुलेट हुआ है, इट्स बिन मतलब सदियों से एक्यूमुलेट होते आ रहा है। सो फर्स्ट थिंग इज कि इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है। सो आई थिंक गवर्नमेंट ने कई तरीके के कोशिश किए हैं कि इसको यूटिलाइज करने के लिए, और कई विकल्प लेके आने के लिए कोशिश किया था। बीच में गोल्ड डिपॉजिट स्कीम लेके आए थे, बहुत सारे उसको मोनेटाइज करने की कोशिश किया, बट कुछ हद तक सफलता नहीं मिला। बिकॉज एज आपने जैसा सही बताया कि ये एक इमोशन है। लोग उनके सोना मेल्ट करके जमा करना नहीं चाहते हैं। दूसरा, उन लोग बिकॉज दैट्स नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। जब तक वो ज्वेलरी के रूप में है वो फाइनेंशियल एसेट नहीं हो सकता है। अच्छा, बिकॉज वो एक इमोशनल वैल्यू है, वो आपको हेरिडिटरी मिला है आपको। अच्छा, मतलब ये भी कहा जाता है किशोर जी कि गोल्ड इज अ डेड इन्वेस्टमेंट, तो इसको किस सेंस में कहा जाता है ये? बिकॉज उसके अंदर से आपको ना इंटरेस्ट मिलेगा ना डिविडेंड मिलेगा, एंड वो आपका बैंक लॉकर में या आपका घर का लॉकर में पड़ा है, ना इकोनॉमी को यूज हो रहा है उसके वजह से, कुछ किसी को यूज नहीं है। सो दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड डेड एसेट। बेसिकली क्या है कि आप जब तक इमोशनल अटैचमेंट है, बिकॉज ज्वेलरी इज अ पीस, इट्स नॉट कमोडिटी एनी मोर, इट्स एन आइटम और इट्स ए ऑर्नामेंट, राइट। ऑर्नामेंट आप माँ आपके अपने बेटी को पास ऑन करेगी, बेटी उनके बेटी को पास ऑन करेगी। इट्स ए हेयरलूम काइंड ऑफ पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर ही होती रहती है। आप कभी अभी किसी को देखा है आपने कभी जाके सोने के आज 72,000 आ गया प्राइस, कौन जाके प्रॉफिट बुकिंग करेगा? अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो आप प्रॉफिट भी बुकिंग करना चाहिए ना। आप गोल्ड कभी बेचेंगे, आपके जो सोने का ऑर्नामेंट कभी बेचेंगे? आपका दिवाला निकल गया, आप कुछ अभी आप मतलब कर्जदार आ गया घर पे, तो आपको लास्ट रिसोर्ट जो है वो आप सोना बेचने के लिए जाएंगे, राइट। वो हालत किसी का ना आए। बट सो बेसिकली इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एसेट, बिकॉज नंबर वन आपको 30% अपफ्रंट जाएगा, तो आपका मेकिंग चार्जेस है 25-30%, तो आपका मेकिंग चार्जेस प्लस जीएसटी वगैरह जाएंगे। सेकेंड, आप बेच ही नहीं पाएंगे इसको, सो आप फाइनेंशियल एसेट हो ही नहीं सकता। सो ज्वेलरी इज अ डिफरेंट एसेट, इट्स एन एसेट बट इट कैन नॉट बी अ फाइनेंशियल एसेट। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ ना तानिया रस्तोगी हैं, बड़ी जानी मानी ज्वेलरी एक फर्म है लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स, उससे हैं। तानिया, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। आज अक्षय तृतीया है तानिया, आप जरा ये बताइए कि डिमांड में क्या किसी तरह की, जब 73,000 रुपए के आसपास के भाव का सोना चल रहा है, किसी तरह की कोई कमी, कोई सुस्ती देखने को मिली, या हर साल जिस तरह की डिमांड रहती है वैसी डिमांड इस बार भी है? इस बार क्योंकि देखिए सोना काफी बड़ा हुआ है, पिछले साल 60,000 के आसपास कुछ था, 60,500 के आसपास था अक्षय तृतीया पे, अभी 72 के आसपास बैठा है। तो डेफिनेटली पिछले साल से हम जितना परसेंटेज बढ़ा है वो 21% के आसपास हम सेल्स में कमी, ऑलरेडी वॉक इन में कमी देख रहे हैं, और मुझे लगता है एंड तक देखेंगे भी। उसके बावजूद ये एडजस्ट कर दे अगर हम परसेंटेज, तो हम जो अभी आप लोग पहले बात कर रहे थे कि सोने में फंडामेंटल्स चेंज होते हुए दिख रहे हैं, कि डॉलर बढ़ता हुआ में भी सोना बढ़ रहा है, कॉन्ट्रेरी एक्सपीरियंसेस में भी सोना बढ़ रहा है। तो वो इसका वजह यही है कि सोना बस वेट कर रहा है वापस भाग के निकलने के लिए। सोने का मतलब वो जो पॉजिंग की वजह से, जो रेट्स की वजह से जो उसके ऊपर प्रेशर बना हुआ है,
सोना जिस ऊंचाई पे जाना है वो था, अभी आप देखें सब तरफ मॉर्गन स्टैनली सब तरफ से जो अनुमान आया है इस साल का वो काफी हाई होता चला जा रहा है। पिछले साल इसी अक्षय तृतीया पे हमने कहा था कि जी 80,000 तक छू सकता है अगली दिवाली, तब हंसे थे सब लोग। अभी देखिए होता हुआ दिख रहा है, हो सकता है हो जाए। तो उसका वजह से बहुत सारे लोग हैं जिनको, और सोना ऐसा चीज है जैसे आपने कहा इट्स एन इमोशनल बाइंग। इंडिया में सोना जितना भी महंगा हो जाए बिकना बंद नहीं हो सकता। लोग बेचते, अभी बड़े से बड़ा दाम पे भी हम लोगों ने सोने को बिकते हुए नहीं देखा। सोना खरीदता हुआ जरूर लोगों का कम हुआ, पर लोगों का बाजार का, घर का सोना बाजार में नहीं आता। तो लोग वेट जरूर कर रहे हैं, बहुत जरूर कर रहे हैं कि सोना कब स्टेबल हो और हम खरीद पाए। तो उसकी वजह से जिनको आगे चल के खरीदना ही है, उनको ये है एस्टिमेट कि अभी ये छोटा सा पॉजिंग है, इसके बाद और तेज से बढ़ेगा। तो उसकी वजह से, और आपकी हैवी जो मुहूर्त है वो रात देर तक है, तो उसकी वजह से काफी अभी शाम को होते होते अच्छी खासी वॉकिंग शुरू हो गई है। एंड आई फील बाय द एंड ऑफ द डे अगर हम वो डिफरेंस ऑफ रेट एडजस्ट कर ले तो इट शुड बी वेरी सिमिलर टू लास्ट। एक और सवाल होगा, अगर पिछले, आप फैमिली बिजनेस है आपका ज्वेलरी का, किस तरह से ट्रेंड बदला है और नई प्रेफरेंस क्या है? जो लोग ज्वेलरी बाइंग कर रहे होंगे उनकी पसंद अब क्या धीरे धीरे बदल रही है? ट्रेंड में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है ज्वेलरी मार्केट में? जी बिल्कुल, एंटायर इंडस्ट्री वाइज ये चीज प्रेवलेंट है। अगर आप देखिए, पहले हम लोग अक्षय तृतीया पे भारी भारी सोने का माल, शादी की ज्वेलरी, इट वाज मोस्टली अ वेडिंग बाय। मतलब इंडियन इकोनॉमी वैसे भी 60% गवर्न्ड बाय द वेडिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ भी मेन ट्रेंड होता था कि भारी सोने की ज्वेलरी, शादी की ज्वेलरी। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से वो जो एक डेमोग्राफिक है जो 25 से 35, जो खुद सेल्फ वर्किंग, सेल्फ अर्निंग यंगर जनरेशन है, वो सोने को, जो जिससे पहले शायद उनका एस्पिरेशन होता था नेक्स्ट न्यू गैजेट। ओके जय, आपसे मेरा सवाल होगा जी। जय, अब आपसे मेरा सवाल इन्वेस्टमेंट को लेकर होगा। अगर कोई गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट पर विचार कर रहा है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो उनके लिए क्या सलाह होगा? क्या लग रहा है कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो उन्हें ध्यान में रखना चाहिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट में? विश्वमन जी, देखिए सबसे बड़ा रिस्क तो ये होता है, अगर आप गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें तो ये है कि आपका रिटर्न मैच करेगा कि नहीं, जो आप एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ यहाँ पे गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं। उस तरह के अगर निवेशक को मेरे ख्याल से ये ध्यान में रखना जरूरी है कि गोल्ड को प्राइमरली आप हेज मान के चलें, आप डाइवर्सिफिकेशन मान के चलें। वो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। तो जो फैक्टर्स यहाँ पे रिस्क वही है कि अगर यहाँ पे जो डिमांड फॉर अदर रिस्कियर एसेट्स अगर बढ़ता है तो गोल्ड में रिटर्न कम आने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि अगर इक्विटी मार्केट चल रहा है, अगर दूसरे एसेट क्लासेस में बहुत ज्यादा तेजी है, तो हो सकता है गोल्ड के प्राइसेस में दबाव देखने को मिले। तो ये रिटर्न पर्सपेक्टिव से एक रिस्क होता है। अदरवाइज यहाँ पे ब्रॉडली मुझे नहीं लगता है यहाँ पे और कोई रिस्क है, क्योंकि ये एक ग्लोबली एक्सेप्टेड मोड ऑफ पेमेंट है। आप किसी भी देश में रहें, किसी भी इलाके में रहें, गोल्ड हमेशा एक्सेप्टेड करेंसी माना जाता है, तो वो रिस्क आपका नहीं है। और आजकल जिस हिसाब से फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट हुआ है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, तो आपका जो स्टोरेज रिस्क है उसका भी डर नहीं है कि आपको घर पे रखें और कहीं चोरी हो जाए। अब जैसा पहले के एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि ये आपका जो ट्रांजैक्शनल वैल्यू है ये हमेशा एट पार रहता है। जिस तरह से अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, तो आप जो गुड्स एंड सर्विसेज आज लेना चाहते हैं 5 साल बाद भी अगर लेते हैं तो उसका भी पैरिटी बना रहता है। तो गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसमें रिस्क एक ही है कि ये शायद आपको वो उस तरह का फिनोमिनल रिटर्न नहीं दे पाए जब दूसरे एसेट क्लासेस चलते हैं। अदरवाइज इसको छोड़ के मुझे नहीं लगता है इस गोल्ड में निवेश करने में और कोई दूसरा रिस्क है। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल एक सही सलाह है। विक्रम जी, आपसे जानना चाहेंगे सर, चूंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास सोना नहीं होगा और वो सोना खरीदना चाहते होंगे, तो पहले तो सर ये बताइए कि सोना खरीदना ज़रूरी क्यों है, और जिनको शुरुआत करनी है उनके लिए रास्ते, शुरुआती किसी कदम रखना है, सबसे सही तरीका क्या होगा सोना खरीदने का? देखिए, अगर आपके, मैं समझ रहा हूँ आप पोर्टफोलियो के हिसाब से बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, निवेश के हिसाब से बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आप, जैसे मैंने बताया पहले कि चाइना का एग्जांपल जो मैंने दिया कि अभी वो उन लोगों ने एसेट एलोकेशन नहीं किया, मल्टी एसेट नहीं किया, अब उनका मार्केट जब नीचे गिर रहा है तो वो सोने की तरफ भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं वो प्राइस को ऊपर भी लेके जा रहे हैं।
तो ये गलती ना करें। अगर आपको विश्वास है और अगर आपके पास ऐसे कैलकुलेशंस हैं या डेटा है जिससे आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो गोल्ड डालने के बाद उसके रिटर्न्स, जिसको कहते हैं हम रिस्क वेटेड रिटर्न्स, अच्छे हो सकते हैं, और वोलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो, देखिए वोलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन कंपाउंडिंग से होता है। तो कोई फ़ायदा नहीं अगर आपका पोर्टफोलियो एक साल 40% ऊपर है, नेक्स्ट ईयर 20% ऊपर है, उससे कंपाउंडिंग ठीक से नहीं होगी। तो गोल्ड एक ऐसा विकल्प है अगर आप पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो चाहे मार्केट साइकिल्स या इकोनॉमिक साइकिल्स कैसे भी रहें, उसमें आपकी वोलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो कम हो जाएगा, कंपाउंडिंग जो है मोर सर्टन हो जाएगी। सबसे पहला कदम जो है वो ETF के थ्रू लेना चाहिए। देखिए ETF में जो 2-3 फ़ायदे हैं, एक तो सेबी रेगुलेटेड है, सेफ है, कन्वीनियंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और गोल्ड ETF या सिल्वर ETF में सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी जो लिक्विडिटी है वो अंडरलाइंग फिजिकल मार्केट से कहीं बेहतर है। अच्छा। तो पहला जो कदम है वो ETF से रखें, या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिसमें अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप डायरेक्टली फंड हाउस के थ्रू आ सकते हैं। और ईज का मैं अगर आपको कितना आसान है, जैसे अभी ऑन एन एवरेज जो एक गोल्ड ETF का यूनिट अगर हम एवरेज निकालें तो वो 60 से 70 रुपए का एक यूनिट है। तो आप 60-70 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं गोल्ड में। आपको 1 ग्राम या 1 किलो का खरीदने का जरूरत नहीं है, और लिक्विडिटी भरपूर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे इसकी। ठीक है, चलिए बढ़िया है।